हेलो लीडर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीयूटी विथ लीडर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पीवाईक्यू की 2023 पेपर की सीरीज ला रहा हूं, जिसमें मैं चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चंस आए थे उनको आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज जनरल टेस्ट का जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर था उसके मैं आज आपको सारे पीवाईक्यू कराऊंगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो सीयूटी 2024 में प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए आप बना पाएंगे, क्योंकि इस शिफ्ट में ऐसा कोई पेपर नहीं, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया था। सिमिलरली 2022 में भी सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो ये मिनिमम एक क्वेश्चन कंपलसरी हर शिफ्ट में आ रहा है और 5 नंबर आपको देके जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर वाइज और शिफ्ट वाइज क्वेश्चन। सबसे पहला पेपर हुआ था 21 मई 2023 को, फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या आया था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी नॉन लीप ईयर विल हैव 53 संडे। अब जिन लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थोड़ी भी 10 तक की, तो ये आप बहुत आसानी से बना देंगे। आपको पता है इसका आंसर 1/7 है। जिनको नहीं पता उनको मैं पूरा सिखा देता हूं। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 डेज। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 डेज और लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज। ये ध्यान रखिए, मैं आपको ये दोनों कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए। अगर आपके पास लीप ईयर का भी क्वेश्चन आया एग्जाम में तब भी आप बना पाए, ठीक है। तो जब हम 365 को, क्योंकि क्वेश्चन नॉन लीप ईयर का था, ये पढ़ते समय बहुत ध्यान दीजिए, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा वीक्स बनाने के लिए, तो ये 52 वीक तो हो जाएगा। 50 इंटू 7 350, 2 इंटू 7 14, 364 प्लस 1 डे एक्स्ट्रा बच जाएगा यहां पर, ठीक है। तो 52 संडे तो 100%, 52 तो जो 7 दिन है वो हर बार आएंगे। जो 53rd है उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछिए कि जो एक दिन एक्स्ट्रा है उस दिन संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि कैलेंडर में लगातार दिन आते हैं, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद थर्सडे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी पता करना जाऊं, मेरे जो इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी पता करना जाऊं, तो उस एक दिन में क्या आ सकता है? सातों में से कोई भी दिन आ सकता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। 7 में से कोई भी दिन आ सकता है। अब मुझे क्या पूछा है? 52 तो सभी में आ रहे हैं, 53rd मतलब ये जो एक है इनमें से संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो संडे क्या है? ये मेरा सैंपल स्पेस था, टोटल केस 7 बनेंगे और संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही है, एक ही बार संडे आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 1 डिवाइड बाय टोटल केस कितने थे? 7। तो आंसर क्या है? 1/7। अगर ये लीप ईयर होता तो आंसर आता 2/7। बताइए क्यों? क्योंकि यहां पे बचते 52 वीक प्लस 2 डेज, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते, तो 2 दिन लगातार वाले बचते। तो यहां पर सैंपल स्पेस मेरी क्या बनती? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। इस तरह से पेयर बनती। लगातार 2 दिन आने की पॉसिबिलिटी तो अभी भी 7 ही है टोटल। और संडे कितनी बार आया? एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो आंसर क्या आया? 2/7। इसलिए यहां पर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 1/7, 2/7। तो ये पढ़िएगा ध्यान से कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो उम्मीद है कि आपको ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाला पूरा कंसेप्ट जो आपने 10th में भी पढ़ा था ये आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो ध्यान रखिए 21 मई की जो शिफ्ट थी उसमें 2 क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी के। पहली शिफ्ट का उधर भी एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन यहां पर भी था। और ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बच्चा गलती करता है या फिर उसका आंसर नहीं आता और वो सोचता है क्वेश्चन गलत है। ध्यान से समझिएगा। अब बैग कंटेन 5 ब्लैक 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल। एक बैग है जिसमें 3 तरह की बॉल का कॉम्बिनेशन है। 5 है ब्लैक, 3 है व्हाइट और 2 है रेड। डन, यहां तक ठीक। तो टोटल मेरे बैग में कितनी बॉल्स है? 10 बॉल्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हर वर्ड का एक मतलब होता है। अगर आपने यहाँ पे वर्डिंग प्रॉपर नहीं पढ़ी तो आप इसका आंसर कभी नहीं निकाल पाएंगे। आप हमेशा सोचेंगे ये आंसर क्वेश्चन गलत था या ऑप्शन गलत है। आपसे क्वेश्चन बोला है 3 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक मैंने 3 बॉल निकाली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जब मैंने 3 बॉल निकाली तो एक एक करके निकाली सक्सेशन में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 है रेड। ये मेरी फर्स्ट बॉल निकाली, ये मैंने सेकंड बॉल निकाली और ये मैंने थर्ड बॉल निकाली, और तीनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पूरा एक ही केस है। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी थी 2/10। लिख दिया हाँ या ना। अब आपसे ये बोला है क्या कि वो जो रेड बॉल निकाली उसको वापस डाल दिया अंदर और उसके बाद नेक्स्ट वाली बॉल निकाली? नहीं, 3 बॉल इन सक्सेशन मतलब एक के बाद एक निकाली गई है, वापस नहीं डाला है हमने। तो अब मेरे पास बैग में बॉल कितनी बची है बेटा? 9 बची है।
अब 10 नहीं बची क्योंकि एक बॉल निकल चुकी है और इसके बाद ही हम एक बॉल और निकाल रहे हैं, 3 बॉल एक के बाद एक निकाल रहे हैं। तो अब बैग में बची है 9 बॉल और अब हमको जो सेकंड बॉल निकालना है वो है ब्लैक। ब्लैक की अभी भी मेरे पास कितनी बॉल अवेलेबल है, 5 है, तो 5 में से कोई भी एक ब्लैक बॉल निकल सकती। अब एक ब्लैक बॉल और निकाल ली, अब मेरे पास बॉल कितनी बची बेटा, 8। ठीक, अब मुझे थर्ड बॉल क्या निकालना, व्हाइट। व्हाइट मेरे पास कितनी है, अभी 3 अवेलेबल है पूरी, तो 3 में से कोई भी एक बॉल बाहर आ सकती है, हाँ या ना। तो ये लिखने का तरीका समझ में आया। बेसिकली ये केस होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इसको डेप्थ में समझाता हूं मैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का है और एक विद रिप्लेसमेंट भी आता है, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो अभी हाल सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा हो गया 10, 3 3 जा हो गया 9, तो आंसर आया 1/3 इंटू 8 24, 1/24। दिस इज माई आंसर। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ध्यान देने की बात यह है कि ये वाली जो पीवाईक्यू सीरीज है प्रोबेबिलिटी वाली, इसमें प्रोबेबिलिटी का हर टॉपिक से, हर कंसेप्ट से क्वेश्चन आया। तो इसको अगर आपने देख लिया इस पूरे वीडियो को, तो ये समझ लीजिए कम से कम आपका प्रोबेबिलिटी पूरा तैयार हो गया, क्योंकि इसमें हर पैटर्न में कवर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक अलग तरह का पैटर्न बनाया था जो बच्चों को एकदम क्लिक नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा उन्होंने एक लॉजिक बनाया था कि आप कितना क्लिक कर पाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है। अब ध्यान से देखिए, अरेंज द गिवन इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखिए, जो सबसे छोटा होता है वो पहले और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ए इक्वल टू टारगेट इज हिट 2 टाइम्स इन 20 शॉट। 2 टाइम्स इन 20 शॉट का मतलब क्या होता है, 2/20, दैट मींस 1/10 प्रोबेबिलिटी मेरी, दो मेरे को सक्सेस मिल रही है 20 में से, तो आंसर क्या आया 0.1। ठीक, यहां पर क्या आएगा 175 डिवाइड बाई 200, यहां पर आएगा 92/100, यहां पर आएगा 2/5 और यहां पर आएगा 5/30। अब ध्यान से देखिए क्या करना मैं चाह रहा हूं, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप सब मत सॉल्व करो, थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दो ताकि आपका समय बचे। मैंने देखा, ध्यान से ऑब्जर्व करा, ई और ई, 3 में ई है और 1 में क्या है, ए है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं और फिर ई को चेक कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा या तो ये 3 गलत होंगे या फिर सिर्फ ये वाला गलत होगा, तो उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। तो मैंने देखा ए क्या है 0.1। अब ऑब्वियसली बात है 0.1 इन सब में छोटा है। अगर आपको थोड़ा भी फ्रैक्शन आता है सॉल्व करता, तो ये 0.5 होता है, ये 0.4 अप्रोक्सीमेटली जाएगा, 0.4 से थोड़ा सा कम, लेस देन 0.4, 0.39 समथिंग। ये है 0.92 और ये है 7/8, तो ये भी 0.8 के ऊपर जाएगा। तो ये मुझे समझ में आया कि सबसे छोटी वैल्यू तो 0.1 ही है, तो ए से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था। समझे, जब ये यहां पर टफ देता है ना तो ऑप्शन आसान देता है, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी में मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में लगाओगे तो नॉर्मल आपको ये सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट में नहीं मिलते इस तरह के ऑप्शन, पर हाँ एग्जाम में इसी तरह से सेटिंग होती है कि अगर यहां टफ है तो ये आसान है और ये आसान है तो ये टफ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी लॉजिक समझ में आया। मुझे इतना पूरा सॉल्व नहीं करना था, मेरे दिमाग में देखा 0.1 और ये सब 0.1 से बड़े थे, मैंने देखा 0.1 से एक ही ऑप्शन सही होता, तो मैं बाकी के 4 चेक ही नहीं करूंगा, सीधा आंसर। बात समझ में, 5-10 सेकंड में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने इसके लिए आपको ये बनाया ताकि थोड़ा सा आपका टाइम बचे वीडियो देखने का। अगर हम 2 बार डाइस थ्रो करते तो आपको पता है कि 36 केस बनते हैं। कैसे बनते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं सिखा देता हूं, बहुत आसान सा काम है। एक नंबर को फिक्स करो पहली डाइस को, और दूसरी डाइस को क्या करो, उसके साथ आप रोल करते जाओ। तो पहली डाइस पे आपने बोला कि 1 आ गया, अब 1 के साथ दूसरी डाइस पे क्या ऑप्शन पॉसिबल है, 1 से लेके 6 तक सारे पॉसिबल है। तो 1,1, 1,2, 1,3 अप टू 1,6। सिमिलरली 2 को फिक्स करो पहली डाइस पे, उसके साथ भी ये केस बनाओ 6, इसी तरह से सारे 6 केस बनेंगे, तो टोटल बनते हैं 36 केस। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, आपने पढ़ा भी होगा 8, 9, 10th में प्रोबेबिलिटी में। डन। अब आपसे बोला डाइस थ्रोन ट्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इन द सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो पे जो नंबर आएगा इज हायर देन द नंबर इन द फर्स्ट थ्रो। मतलब सेकंड थ्रो पे जो नंबर आ रहा है वो पहले थ्रो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अभी पहले मैं आपको पूरा डिटेल करता हूं, फिर आप बोलोगे सर इतना बनाना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको ये चीज एक बार दिमाग में बैठ गई तो आप इसको 10 सेकंड में खत्म कर दोगे। कैसे, मैं बताऊंगा, है ना। इसलिए वीडियो को अगर अभी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना इस ट्रिक के बाद भी, और सारी क्वेश्चन में इसी तरह से कराऊंगा। और
ऑफलाइन क्लासेस में और जो मेरी लाइव क्लासेस होती है, जो मैं एक्चुअल पूरा कंटेंट पढ़ाता हूँ, वो तो मैं इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ कि अगर आपने उसको एक बार कर लिया और 2 बार प्रैक्टिस कर ली तो आप क्वेश्चन को देखते ही खत्म करोगे, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। उतनी प्रैक्टिस मैं क्लासरूम में करवाता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं CUT 2024 के लिए। शुरुआत करते हैं अपन यहां से। देखिए सेकंड थ्रो पे जो नंबर है वो पहले थ्रो से बड़ा होना चाहिए। तो एक साथ सब मत देखो, सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहले वाले से हमने शुरू करा, देखो शुरू हमने यहां से करा, यहां पर 1,1। तो 1 से बड़े कितने नंबर है? टोटल 5 नंबर है। 1,1 तो आएगा नहीं क्योंकि बराबर है। तो यहां पर पहले वाले में केस में कितने नंबर आए बेटा? 5। अब मैं यहाँ पे 2,2 तक नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे मालूम है यहां तक या तो सेकंड वाला थ्रो का नंबर बड़ा है या तो छोटा है या फिर बराबर है। मुझे क्या देखना है? सेकंड थ्रो पे जो नंबर आएगा फर्स्ट थ्रो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो मुझे ये दिमाग में आया कि ये कितने थे? 4 केस। फिर 3,3 तक मैं देखूंगा क्या? नहीं, 3,4 से देखने वाला हूं। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे? 4 5 6। कितने केस बचे? 3। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, 5 4 3। फिर यहां पर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, यस और नो, क्योंकि यहां पर 4,5 4,6 है। यहां पर कितने बचेंगे? ओनली एक ही केस बचेगा 5,6, और यहां पे तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही सेकंड थ्रो पे 6,6 है, जो दोनों बराबर है। डन। तो ये क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर में था। तो 5 5 + 4 9 12 15। तो आंसर आया आपका 15/36। 3 से कैंसिल कर दो तो 5/12। दिस इज माई आंसर, 5/12। बात समझ में आई? तो जब ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आपको लगता है आसान है, बना लेंगे, पर जब आप इतना पूरा करने जाओगे तो आप 1 मिनट से ज्यादा समय लगाओगे, ये 100% श्योर है। आपको टाइम बहुत लगेगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं? अगर आपको ये लॉजिक मेरा समझ में आया कि 1,1 से लेके 1,6, 2,1 से लेके 2,6, तो थोड़ा दिमाग में आप सोचिए कि सेकंड नंबर पहले से बड़ा होना चाहिए। मतलब पहले नंबर पे जो लिखा है उससे बड़े वाले नंबर से आगे मैं काउंट करना शुरू करूंगा। तो 1,1 तो होगा ही नहीं, तो 1,2 से काउंट करूंगा। कितने नंबर बचे? 5। आंसर आ गया 5। फिर सेकंड वाले में आया तो 2,1 2,2 तो मैं वैसे भी काउंट नहीं करने वाला हूं। 2,3 से करूंगा तो कितने बचे? 4। तो आप देखो एक एक नंबर, क्योंकि यहां पर एक एक नंबर बढ़ रहा है तो यहां पे एक एक नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर जब मैं 3,3 से आगे बात करूंगा तो नंबर कितने बचे? 3 2 1, और 6 में कुछ भी नहीं बचा। तो 5 4 3 2 1, इनको सम करो, 15/36। आंसर आया 5/12। बात समझ में आई? हाँ या ना? चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया ना, मैं PYQ सिर्फ सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के एक्चुअल कंसेप्ट भी क्या है। जैसे मैंने यहां पर मैं पूरा आपको अब पूरा कार्ड्स वाला केस पूरा सिखा दूंगा आपको, ताकि आपको कार्ड वाले दूसरे भी क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन बोला, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पेग ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर अ किंग नॉर अ हर्ट? मतलब वो किंग भी नहीं होना चाहिए और हर्ट भी नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से समझिए, पहले मैं आपको ताश के पत्तों का 52 पत्तों का खेल समझा देता हूं कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक ताश के गड्डी में, जिसमें मैं ये इसलिए बताया है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। रेड और ब्लैक पहले 2 कैटेगरी होती है, या तो लाल कलर के पत्ते होते हैं या फिर काला कलर के पत्ते होते हैं। रेड और ब्लैक 26-26 पत्ते होते हैं। फिर इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, रेड में भी लाल पान और हर्ट डायमंड, लाल और अपने ईट जो होती है इधर हिंदी में बात करें, और काला और चिड़ी स्पेड क्लब। ठीक, इनके कितने कितने पत्ते होते हैं बेटा? 13-13। यहां तक बात ठीक है? तो ये 13 13 13 13 ये 4 तरह की कैटेगरी होती है, जिससे मिलकर हमारा टोटल 52 कार्ड्स का केस बनता है। ठीक, हर कार्ड में ये तो पता है कि क्वीन किंग एस ये सारे नंबर होते हैं, इतना आपको बेसिक पता होगा। तो अब शुरू करते हैं। उन्होंने बोला नाइदर अ किंग नॉर अ हर्ट, मतलब किंग भी नहीं होना चाहिए और हर्ट भी नहीं होना चाहिए। तो हर्ट के कितने पत्ते हैं? टोटल 13 पत्ते थे। अब इसमें एक किंग तो ऑलरेडी आ चुका है। अब बाकी के इन तीनों के किंग को काउंट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया किंग और हर्ट को काउंट नहीं करना है। तो 1 2 और 3, 3 किंग और बचे हैं। तो 13 और 3 कितने हुए? 16 पत्ते ऐसे थे जिनको वो नहीं चाहता है आंसर में। नाइदर अ किंग नॉर अ हर्ट। हर्ट में एक किंग तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है और 3 पत्ते यहां से हैं जो 3 अलग अलग तरह के किंग है। तो हर्ट और किंग दोनों नहीं चाहिए था, टोटल मिला के 16 पत्ते नहीं चाहिए थे। यहां पर आंसर बच्चे बहुत सारे 16/52 से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? बचे हुए केस की। तो 52 - 16 बचे हुए केस कितने आए मेरे पास? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 36 डिवाइड बाय 52, 4 से कैंसिल करें तो 9/13। तो 9/13 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है। बात मेरी समझ में आई? यस और नो? कि यहां पर बहुत गलती होती है, एक तो ये काउंट करने में, दूसरा कभी कभी बच्चे यहां पे 17 काउंट कर लेते हैं, 13, और फिर दिमाग में आता है 4 किंग, जबकि एक किंग 13 पत्तों में काउंट हो चुका हो। दूसरी गलती क्या होती है कि बच्चे इसको 16/52 से भी आंसर निकाल लेते हैं।
या 17/52 भी आंसर निकाल लेते हैं, जो भी गलत है। ठीक है, देखो यहां पर दे रखा होगा, ये देखो दे रखा ना 17/52 दे रखा है, और 17/52 अगर आपने निकाला और इसका रिवर्स भी करा तो उसका 35/52 का भी कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो आप समझ में आए कि ऑब्जेक्टिव कैसे सेट होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपकी माइंड की साइकोलॉजी से सेट होते हैं, मन से कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होते, बहुत ध्यान रखा जाता है ऑब्जेक्टिव सेट करने में, इसलिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको अब ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, तो 36 केस बनेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो पे ऑड नंबर होना चाहिए, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इन द फर्स्ट थ्रो, मल्टीपल ऑफ 3 फर्स्ट थ्रो में चाहिए और सेकंड थ्रो पे क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो ये कौन से केस बनेंगे सर, एक तो 3 वाली लाइन और एक 6 वाली लाइन, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो फर्स्ट और थर्ड और सिक्स्थ वाली लाइन में थी। मैं आपको दिखा देता हूं वापस, मल्टीपल ऑफ 3 वाली लाइन कौन सी थी, एक तो ये 3 वाली फर्स्ट थ्रो में और एक 6 वाली, क्योंकि ये 3 और ये 6 ये दोनों मल्टीपल ऑफ 3, तो इनमें से आंसर आएगा। अब इसके साथ मुझे और चीज का क्या ध्यान रखना है कि सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। तो 3,1 3,3 3,5 6,1 6,3 6,5, तो आंसर कितना आया टोटल 6, तो आंसर आया 6/36। 6/36 क्या होता है बेटा, 1/6। क्या ऑप्शन में 1/6 है, बिल्कुल है। बात मेरी समझ में आई, यस और नो। और इसको थोड़ा माइंड में भी कर सकते थे कि मल्टीपल ऑफ 3 की कितनी रो है, 2, टोटल केस कितने 12, तो 12 में आधे केस इवन वाले होंगे और आधे केस ऑड वाले होंगे, तो आधे केस ऑड वाले मतलब 6, 6/36 1/6। पर ये जब आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस और कंसेप्ट बन जाएंगे तब आप इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। पर फिर भी मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आपको एक अप्रोच तो बने कि ऐसा भी सोचा जा सकता है कि हर चीज को सॉल्व करना जरूरी नहीं, थोड़ा माइंड से भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये 11th का क्वेश्चन था, 11-12 लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन 11-12 लेवल का है, तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कुछ लेवल तो बढ़ाते हैं ताकि, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है 60 क्वेश्चन का आपको जनरल टेस्ट दी गई है और आपसे बोला है 50 क्वेश्चन करो, तो 10 क्वेश्चन आपके पास छोड़ने का ऑप्शन है, तो वो भी 2-4 क्वेश्चन तो लेवल का देंगे जिनको आप अप्रोच नहीं लगा पाओ। अब आपको अगर 10 क्वेश्चन की उनने छूट दी है तो वो 1-2 क्वेश्चन तो लेवल के रखेंगे, और नॉर्मली बच्चा 8, 9, 10th लेवल का पढ़ता है और इसके आगे पढ़ता नहीं है। तो थोड़ा अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और क्योंकि ये क्वेश्चन पता है कब आया था, 5 जून वाली शिफ्ट में, जब एक बार का सीयूटी का राउंड हो गया था और जिन बच्चों का सेंटर नहीं आया था उनकी वापस हुई थी, और ये डोमेन सब्जेक्ट वाली शिफ्ट थी, तो एक तो वो सबसे लास्ट में हुई थी और दूसरा डोमेन सब्जेक्ट भी था, तो इसलिए इस वाले में उनने 11-12 के कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे। ठीक है, पर अपने को तैयार रखना है हर चीज के लिए। शुरू करते हैं। ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी देती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी ऑकरिंग एट द सेम टाइम। ए एंड बी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, और का मतलब होता है यूनियन। इतना सा भी हाल मैं आपको हिंट देता हूं, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। मतलब आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर 11-12 में आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत आसान था, इसका आंसर था 0, क्योंकि अगर कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तभी उनका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसलिए इसका आंसर सीधा आएगा 0, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं रही। मतलब ये क्वेश्चन में उन्होंने आपसे सॉल्व कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ आपसे पूछा है कि अगर आपने ये बिल्कुल एक शब्द भी पढ़ा है तो भी आप आंसर दे सकते हैं। बात मेरी समझ में आई, ये 5 जून वाली शिफ्ट में था। नेक्स्ट, अब आप देखिए अभी तक मैं 6 शिफ्ट के क्वेश्चन कराए और 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, और एक क्वेश्चन और बचा है जो लास्ट शिफ्ट 8 जून का था, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा उनने आपके साथ काम किया है कि ये आपको 11-12 अगर आप मैथ्स के तभी आप ये कर पाएंगे। तो पढ़ते हैं अभी इसको जरा। आपसे बोला पी ऑफ ई दे रखा है, पी ऑफ एफ दे रखा है, पी ऑफ ई एंड एफ का मतलब क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखा है 1/4, पी ऑफ एफ है मेरे पास 1/2, और पी ऑफ ई मेरे पास है 5/8। ठीक, अब आपसे पूछा है पी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, मतलब ई एंड एफ, ई यूनियन एफ का ट्रांसपोज, या तो होने की पूरी प्रॉपर्टी निकालो और उसको 1 में से माइनस करेंगे, ई यूनियन एफ, तो ये मेरा आ जाएगा नॉट इन नॉट एफ। नॉट इन नॉट एफ का मतलब यही है ना कि ए भी नहीं होना चाहिए, एफ भी नहीं होना चाहिए, तो ए और एफ की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर लो, तो दोनों के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब इसमें आपको अगर फॉर्मूला पता नहीं है, क्योंकि अगर आपने 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ऑफ ई मेरे पास था 5/8
पी ऑफ एफ मेरे पास था 1/2 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास था 1/4। अब थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूं, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करना, एलसीएम में थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां सब 8 के मल्टीपल में ही है ना, तो एलसीएम 8 आने वाला है, तो आप थोड़ा सा सोचो, सर यहां पर 8 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। इसको मैं अलग नंबर से कलर से लिखता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि मैंने क्या किया है। मैं दो सबके डिनोमिनेटर को 8 बना सकता हूं, हाँ या ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो इससे फायदा क्या हुआ कि नीचे वाले को काउंट नहीं करना पड़ेगा, नीचे वाले में आपने सीधा लिख दिया 8। कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो ये उनके लिए था, बाकी जिनको आता है उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं। ये 4/4 है, सॉरी 1/4 नहीं होगा। तो 5 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 2 7, आंसर आया 7/8। क्या 7/8 ऑप्शन में आपको अवेलेबल है, हाँ या ना? यस, फोर्थ ऑप्शन मेरा सही है। हाँ 7/8 थोड़ी नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, अब देखो क्या हुआ, आपने लगाया ना 7/8, एग्जाम में यही होता है, आपने कर लिया और आप लगा के निकल लिए। फिर आपको जब आपका आंसर आ जाए ना, आपसे रिक्वेस्ट है, भले ही 5 सेकंड लगे, आप एक बार वापस क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने आपसे ई यूनियन एफ पूछा था क्या? नहीं, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था नॉट ई एंड नॉट एफ। मतलब क्वेश्चन ने पूछा था ई यूनियन एफ को छोड़ के बची हुई प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस 7/8, दैट मीन्स 1/8। बात मेरी समझ में आई क्या? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख लो ऑप्शन किस तरह से सेट किया जाता है कि अगर आपने लास्ट तक भी सॉल्व करा और आपका हल्का सा भी कंसंट्रेशन गया तो आप गलत ऑप्शन लगाएंगे। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है कि अब आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में टोटल 7 शिफ्ट के मेरे पास पेपर है और टोटल 8 क्वेश्चन मैंने कराए और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और इसके सारे कंसेप्ट समझ लिए तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप सीयूटी 2024 का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो एक नंबर क्वेश्चन करके आएंगे। मतलब 5 नंबर आज आपके इससे पक्के हो गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए उन सारे बच्चों के साथ जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। प्लस अगर आप सीयूटी 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है लेटेस्ट कोचिंग क्लासेस इंदौर पे। तो आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि क्या ये वर्थ था या नहीं था। और अगर अच्छा लगा तो आप मैसेज करेंगे तो मुझे एनर्जी आएगी जिससे मैं इस तरह के और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा और मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, पूरा 2023 में पूरा सॉल्व करूंगा, फिर टाइम बचेगा तो मैं 2022 भी शिफ्ट वाइज सॉल्व करूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए और रैंक जनरेट करके अपना बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।